सबसे पहले आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया ताकि हम पब्लिक के ग्रीवेंसेस डायरेक्ट आपको ही आप तक पहुंचाए। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से एनटीपीएचसी लद्दाख के अंदर है और खासकर करगिल के कॉन्टेक्ट में बात करें तो करगिल में लगभग 40 एनटीपीएचसी हैं और इन एनटीपीएचसी को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत लाने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली आपको बताते चले, अभी करगिल के बरसो इलाके में तिकत नाम का एक गांव है, वहां पे एक एनटीपीएचसी है और लगभग मैन पावर की वहां पे कमी बताया जा रहा है और डॉक्टर की कमी बताया, और साथ ही साथ विंटर में 24/7 नहीं चलता है। दूसरा, एनटीपीएचसी को फुल फ्लेजेड पीएचसी बनाने की जरूरत है, तो इसको लेके क्या कहेंगे सर, क्या स्टेटस है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आईपीएचएस नॉर्म्स होते हैं वो एक सारी कंट्री के लिए जो हैं वो लगते हैं। अगर आप एनटीपीएचएस नॉर्म आईपीएचएस नॉर्म की बात करोगे तो फिर तो जो पीएचसी है, जो पीएचसी होती है हमारी, वो 50,000 पॉपुलेशन पे होती है और पहाड़ी इलाकों में 25,000 पॉपुलेशन पे होती है। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ही सारी 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो इसका मतलब कि हमारे पास तो सिर्फ 5 पीएचसी होनी चाहिए, मगर हमारे पास कितनी है? 37 के करीब। तो आईपीएचएस नॉर्म्स जो हैं वो हमारे यहाँ लगते नहीं है, बिकॉज आईपीएचएस नॉर्म्स में 2 क्राइटेरिया होता है, एक तो होता है पॉपुलेशन क्राइटेरिया, एक होता है डिस्टेंस क्राइटेरिया। तो हमारा हमेशा से पॉइंट व्यू रहा है और पास्ट में भी कभी भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया लेके हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं बने, हमेशा डिस्टेंस क्राइटेरिया लेके ही बने हैं, क्योंकि उतना है ही नहीं हमारा। हम तो अस्पताल बना देते हैं, फिर वो खाली रह जाते हैं, वहाँ पेशेंट ही नहीं आते। मतलब हमने तो, आपने देखा होगा कि आपके इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बेड खाली पड़े रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है और बहुत ही जगह बहुत कम हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश, बर्फ, इनएक्सेसिबिलिटी के कारण अगर आपको किसी 40 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर भी अगर आपको एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, लाजमी है। क्योंकि अगर मान लीजिए डिलीवरी हो रही है, सड़क बंद हो गई है, बर्फ़ हो गई है, तो वो औरत जो है उसको अगर हॉस्पिटल डिलीवरी करवानी है तो हॉस्पिटल को वहाँ होना ही पड़ेगा, वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि बर्फ़ पड़ी है और सड़क बंद है। तो इसलिए चाहे वो 5 किलोमीटर दूर ही उसकी पीएचसी होगी, उसके लिए वो भी लगता है जैसे 500 किलोमीटर है, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं सकती, 10 अगर 5 फुट बर्फ पड़ी हुई है। तो इसलिए हमने कभी भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमेशा हमारी बात मानी है। जहाँ तक एनटीपीएचसी की बात है, पास्ट में क्या हुआ कि आईपीएचएस नॉर्म के तहत पीएचसी जो है, मैंने कहा कि 25,000 पॉपुलेशन के ऊपर है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, एस्ट वाइल गवर्नमेंट, जेएंडके गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि नहीं, डिमांड बहुत आ रही है, तो हम अपनी कुछ डिस्पेंसरीज को, जिसको हम आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं, उनको थोड़ा अपग्रेड करके उनको न्यू टाइप ऑफ पीएचसी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज में तो ये था ही नहीं, वहाँ तो कोई एनटीपीएचसी नहीं होती है। तो वो फिर हमने उनको कहा कि हम इतने डॉक्टर बनाते हैं, एक डॉक्टर हर एक हेल्थ डिस्पेंसरी को एक डॉक्टर दे देंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे एनटीपीएचसी। उससे काफ़ी जगह फ़ायदा हुआ, इस द सेंस की इक्विपमेंट वैसा आ गया, बिल्डिंग पीएचसी लेवल की बन गई, लेकिन डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना हो पाई क्योंकि उसके लिए पोस्ट सेंक्शन नहीं थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लद्दाख में बहुत सारी एनटीपीएचसी हैं, लेकिन वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए ये प्रपोजल जो है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको हमने लिया हुआ है कि जो हमारी ये बाई नेम है, वो दे आर नॉमिनल एनटीपीएचसी, बट दे आर नॉट फॉर्मल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, बिकॉज फॉर्मल प्राइमरी हेल्थ सेंटर यू मस्ट हैव ए क्वालिफाइड डॉक्टर देयर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वो क्रिएशन का पर्पज है, इशू है, इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी हैव टेकन इट अप विद देम। लेकिन जो आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करोगे, तो आप अगर अपने सीएमओ के पास उनको ये बताओ, मैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अगर वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसको ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा है और वो महरूम हो रहे हैं हेल्थ सर्विसेज से, तो वी शुड मेक सम अरेंजमेंट थ्रू एनएचएम कि वहाँ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन देख के वहाँ पे डॉक्टर को मुहैया करा जाए। वही अगर विंटर में रहेंगे तो पेशेंट्स, क्योंकि विंटर में थोड़ा ज्यादा रोड स्लिपरी हो जाता है बर्फबारी होने की वजह से, तो वो डिमांड है लोगों का। ठीक है, नोटेड। एनएचएम में खासकर अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में जो क्लर्क से यूटी बनने के बाद उनकी सैलरी लगभग 50% हाइक हो गया है, इस तरह की बातें हैं। और जो एनएचएम एम्प्लॉयज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनकी सैलरी लगभग 2 से 5% ही हाइक हुआ है। तो ये कंसर्न बताया जा रहा है। ये क्या करेंगे? ये काफ़ी देर से, मैं पिछले साल से सुन रहा हूँ। आई थिंक इट हैज़ बीन रेक्टिफाइड। अगर आप नया लेटेस्ट स्टेटस ले लें तो दिस सिचुएशन हैज़ बीन रेक्टिफाइड। मुझे भी ये शिकायत मिली थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे मान लीजिए एएनएम है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है, फार्मासिस्ट है, जो एक्चुअली लोगों को मतलब जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं या तो भी सहूलत दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन जो दफ्तर में पीछे बैठे हुए हैं आराम से कमरे में
गर्म कमरे में, वहाँ से वो कागजी कार्रवाई करते हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है और हम जो एक्चुअल लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं उनकी नहीं बढ़ी है. इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड ड्यूली फॉर द लास्ट 6-7 months. आई थिंक सिचुएशन नाउ हैज़ बीन रेक्टिफाइड, बट डायरेक्टर NHM कैन गिव यू द लेटेस्ट स्टेटस. और अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो वी विल ब्रिंग इट एट पार. सर, लद्दाख में खासकर परमानेंट डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट के क्या स्टेटस हैं और रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेके किस तरह की इस वक्त वो है, कहाँ पहुंचा है रिक्रूटमेंट पॉलिसी? रिक्रूटमेंट जहाँ तक जो नॉन गजटेड पोस्ट थी हेल्थ की वो तो हमने रेफर कर दी है, उनकी तो सिलेक्शन भी आई थिंक फाइनल स्टेज पे है. जहाँ तक गजटेड हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं आप, तो गजटेड हेल्थ सर्विसेज में जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ पे लगभग शुड आई से 175 के करीब डॉक्टर की सेंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें देखिए 97-99 अवेलेबल हैं. तो बहुत सारा खसारा है. 76 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम इमीडिएटली जो है UPSC को भेज सकते हैं और रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं. और उसके लिए जो है वो बहुत ही एक एक्सपेडिशियस मैनर में हम जो सेंट्रल के हेल्थ सर्विसेज रूल्स हैं वो नोटिफाई कर रहे हैं, मतलब अपने लिए, बिकॉज वी हैव टू नोटिफाई द रिक्रूटमेंट रूल्स. तो वो काम जो है जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ही हमारी वो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अब हमारे HLG साहब को ये पावर मिल गई है. पहले क्या था कि हमें गजटेड सर्विस के जो रूल थे उनको हमें UPSC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे HLG साहब को ये पावर दी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 कि वो ही गजटेड सर्विस के रूल अप्रूव कर देंगे. दो कंसल्टेशन ऑफ UPSC हैज़ टू बी टेकन. इसलिए हम वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है जल्दी से हम ये रूल जो है बना रहे हैं. ये पब्लिक में नोटिफाई हो जाएंगे. एक मतलब कंडीशन उसमें होती है कि 1 महीने के लिए आपको वो पब्लिक डोमेन में डालने पड़ते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है. हालांकि डॉक्टर्स के साथ हमारी बहुत सारी 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं. उनको हमने समझाया कि भाई हम ये रूल जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगा रहे हैं. तो जैसे ही वो हमारा ड्राफ्ट फाइनल होता है हम उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर, मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो हेल्थ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है हेल्थ सर्विसेज से, तो उसकी हम रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाई कर देंगे. और जो पोस्ट जो हमारे पास गजटेड पोस्ट हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन की भी हमारे पास 13 पोस्ट खाली पड़ी हैं. तो लेकिन इसमें एक और दूसरा ट्विस्ट ये है कि ये खाली पोस्ट जो है खाली नहीं है. यहाँ हमने NHM से बच्चे लगाए हुए हैं या वो उस पर लगाए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं. तो वो भी एक बात है, खाली नहीं छोड़ी हमने, मगर ये है कि उनकी जगह हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए हुए हैं बच्चे. तो लेकिन ये पोस्ट जो है वो रेगुलर से भर जाएंगी. जैसे सर, जॉब रिजर्वेशन को लेकर काफी कंसर्न देखा जा रहा था, तो क्या जॉब लद्दाख के स्पेशली रिजर्वेशन को लेकर कंसिडर किया जा रहा है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो GAD का सब्जेक्ट है, मैं इसमें क्वालिफाइड नहीं हूँ आंसर देने के लिए. वो आप GAD के कमिश्नर सेक्रेटरी से ये पूछिएगा. रिजर्वेशन मैटर्स जो है आई डोंट डील, या सोशल वेलफेयर का. मगर मेरा अपना ये मानना ये है, जो मैं NHM की हालत देखता हूँ, NHM में भी हमारे लोकल बच्चे हमें अवेलेबल ही नहीं होते हैं. फिर हमारे पास चारा ही नहीं रहता है कि बाहर के बच्चे को, या कर्नाटका के बच्चा भी आता है यहाँ पे, महाराष्ट्र के बच्चे भी आएंगे. आप हैरान होंगे कि जो हमारा सबसे जो दूर का स्टेशन है, जिसे हम जो चुशूल जो मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ कर्नाटका का बच्चा देखा मैंने काम कर रहा है. वैसे ही तुर्तुक के इलाके दूर में महाराष्ट्र के बच्चे काम कर रहे हैं. तो मतलब इसके 2 पहलू हैं. मतलब जब तक ना हमारी इतनी स्ट्रेंथ हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसी सर्विसेज हैं मतलब जहाँ पे मतलब आपकी कंसर्न ये है कि लोगों को बस सहूलत मिलनी चाहिए. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती की जाए कि नहीं तब तक नहीं हम देंगे जब तक मतलब हमारा बंदा तैयार नहीं होगा. तो NHM में हम ये सोचते हैं. और अगर हम ये पूरा ही हम देखें तो NHM में हम बहुत सारा हमें फ़ायदा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अस्पताल भर गए, हमारे PHCs में डॉक्टर अवेलेबल हो गए, हमें पैरामेडिकल असिस्टेंट मिल गए, हमारे CHOs मिल गए. हाँ, जहाँ मिल रहे हैं तो प्रेफरेंस लोकल को ही है. इवन आज की डेट में भी मेरे पास 2 बच्चे जम्मू के थे डॉक्टर, तो वो कहते जी हमने जाना है. वो NHM जब हमारा एक था तब वो लगे थे यहाँ पे 2 लड़के, वो कहते जी हमको वापस जाना है. तो पहले हम उनको छोड़ते नहीं थे क्योंकि हमारे लोकल नहीं थे. अब मैंने कहा नहीं, लोकल लड़के अवेलेबल हो गए, अब तुम जाओ, हमारे लोकल वालों को चांस मिलेगा. तो हम उनको कह रहे हैं कि आप जाओ. तो कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस हमेशा लोकल को दी जाती है. लेकिन जहाँ पे भी खसारा होता है, जब लोकल अवेलेबल नहीं मिलते हैं, तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि पब्लिक को सर्विस देने के लिए वी हैव टू हायर पीपल. लेबर चली जाती है तो इस वक्त यहाँ काम नहीं होते हैं जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, क्योंकि एक तो लेबर की अनअवेलेबिलिटी, उनके रहने के लिए कोई यहाँ पे ऐसे अकोमोडेशन नहीं है कि जहाँ वो लोग रह सकें. हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो लेबर्स होती हैं उनके लिए अकोमोडेशन अवेलेबल करा देते हैं, तो वो लेबर यहाँ रहती है और उनके काम अभी भी चल रहे हैं.
लेकिन ज़्यादातर लेबर जो है वो नवंबर के एंड तक जो है यहाँ से निकल जाती है। तो इसलिए ये लिमिटेड वर्किंग सीज़न होने के कारण हमने पिछले साल भी जो प्लान था हर डिपार्टमेंट के जो वर्क्स प्लान होता है, उस वर्क्स प्लान को हमने साल के शुरू में ही उसको हमने अप्रूवल दे दिया था, ताकि जल्दी से काम जो है वो टेंडर हो पाए और उसके बाद वो काम जो है ग्राउंड पे शुरू हो जाएं। क्योंकि जनरली मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट होते जब ये ज़ोजिला खुल जाता है और उधर से मनाली का रास्ता खुल जाता है, तो बोथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें सीमेंट और सरिया जिसे हम कहते हैं स्टील होती है, वो आना शुरू हो जाती है और लेबर भी आना शुरू हो जाती है। तो इस साल तो है हम और जल्दी करेंगे। इस साल हम सोच रहे हैं कि हम फरवरी के एंड तक जो है हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान, जिसमें कि इस साल के जो चलते हुए काम हैं जिनको हम ऑनगोइंग वर्क्स कहते हैं, और जो नए काम हम लेना चाहते हैं अगले साल, वो सारे कामों का अप्रूवल जो है वो फरवरी के एंड तक जो है वो फॉर्मली अप्रूवल हो जाए। और जैसे हमारा जो बजट रहता है, जैसे हमें बजट का कन्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो हम वो उनको कन्वे कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये फरवरी में हो जाए ताकि हम उनको ऑथराइजेशन दे दें, क्योंकि कुछ तो ऑनगोइंग वर्क होते हैं जनरली 75%, तो दूसरे जो नए वर्क होंगे उनका भी वो टेंडरिंग कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम दे देंगे, टेंडरिंग कर दें और अलॉटमेंट ऑफ वर्क कर दें। तो मार्च में अगर अलॉटमेंट ऑफ वर्क होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो मोबिलाइज़ कर लेगा उसको मार्च से पहले, और अप्रैल में वो काम जो है शुरू कर सकता है जैसे ही मनाली रोड या ज़ोजिला रोड जो है वो खुल जाती है। तो ये हमने प्लानिंग में किया है। और इस बार प्लानिंग में ये भी हुआ है, प्लानिंग और फाइनेंस ने दोनों ने मिल के, कि जो भी काम है वो बड़ी स्पेसिफिकली, पहले क्या है कि आप कहते थे कि हम एक कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं लेकिन हम उसका क्लियर नहीं लिखते थे कि ये हम कितनी चीज़ें ले रहे हैं या कौन सी चीज़ ले रहे हैं। तो इस अब जो नया जो सिस्टम जो फाइनेंस का हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, टू हैव ए बेटर अकाउंटेबिलिटी, उसे हम लिफ्टमस कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लद्दाख। उसमें क्या है कि हर काम जो अप्रूव हो गया, प्लान अप्रूव हो गया, वो प्लान जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे या उनके जो PFMS सिस्टम है उस पर चला जाता है। तो अब जब कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम कर लिया, उसको काम अलॉट हो गया, उसने काम कर लिया, अब वो पेमेंट के लिए आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही काम का जो टाइटल जिसका जो उसने काम किया या बिल्डिंग बनाई है, वो ऑलरेडी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जहाँ जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है या ट्रेजरी ऑफिसर पहले कहते थे, उसको मालूम होता है कि इस काम के लिए इतने पैसे जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, तो उसकी पेमेंट जो है वो जल्दी से विदाउट एनी हैसल वो निकल जाती है। तो प्लानिंग में हमने ये जो टू एक्सपेडाइट कर दिया है कि जितने भी प्लान्स हों वो टाइम से बहुत पहले बन जाएं, और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें गो अहेड मिलेगी आपका नेक्स्ट ईयर का बजट ये है, हम अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमने पहले से एक्सरसाइज कर ली कि किस डिपार्टमेंट का कितना है, किस डिपार्टमेंट का कितना रफली होता है, तो अकॉर्डिंगली उसका बजट जो है उसके हिसाब से उसका प्लान अप्रूव हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार मार्च में हम दोनों काम, पिछले साल हमने क्या किया था कि ऑनगोइंग वर्क्स जो 21-22 के थे उनका अप्रूवल हमने अप्रैल में दिया था, और नए काम जो 22-23 के जो नए काम आए थे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया DPR बनाना है। इस बार हम ये कह रहे हैं कि आप नया काम भी जो आपने लेना है 23-24 में, उसका आज ही आपको पता होना चाहिए, आज ही उसका DPR रेडी होना चाहिए, ताकि बोथ ऑनगोइंग वर्क जिसे हम कहते हैं जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं और चल रहे होते हैं, और न्यू वर्क्स जो आप इस साल नए काम डाल रहे हैं, उनके लिए फ्रेश DPR है, फ्रेश एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फ्रेश उसकी कॉस्ट है, तो वो काम भी जो है वो हम अप्रैल में शुरू कर सकें। तो ये हमने प्लानिंग क्या किया है, जो हमारा मेजर वर्क है। और फिर उसके बाद जो मैं अगर आपको इस पर, अब हेल्थ का तो आपको मालूम है कि हेल्थ में हमने इस साल बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हैं उन सबकी अपनी सेंट्रल हीटिंग कर दी। मतलब अगर आप कहीं भी जाएंगे इस वक्त फील्ड में, इवन परसों हमने तुर्तुक का फाइनलाइज कर दिया, वहाँ भी अब सेंट्रल हीटिंग है। तो लगभग बहुत सारे 50-60 इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, CHCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो पहले से ही सेंट्रली हीटेड थे, तो इन सब में हमने सेंट्रल हीटिंग का प्रोविज़न कर दिया है, ताकि लोग जो हैं इन हॉस्पिटल्स में जब आएँ तो वो जो हैं उनको एक वो कंफर्टेबल रहें, और जो स्टाफ अंदर काम कर रहा है वो भी कंफर्टेबल रहे। तो ये सेंट्रल हीटिंग का जो हमने प्रोविज़न किया है। और अब हम ये कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, उनके जो रेजिडेंसेज हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो भी सेंट्रली हीटेड होंगे, और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी हम सेंट्रली हीटिंग करेंगे।
ताकि स्टाफ जो है वो अवेलेबल रहे, मतलब ठंड के कारण ऐसा ना हो कि लोग ना जाएं। तो इस साल, अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि लगभग 54 जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसे हम पहले मेडिकल सब सेंटर कहते थे, लगभग 80 के करीब हमारे जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसको हम पहले मेडिकल सब सेंटर कहते थे या जिसको हम पहले न्यू टाइप ऑफ पीएचसी कहते थे, एंटी पीएचसी, वो जो ग्राउंड, जो फर्स्ट लेवल का जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्पेंसरी आती है। पुराने ज़माने में इसको डिस्पेंसरी कहते थे, एलोपैथिक डिस्पेंसरी या फलानी डिस्पेंसरी। फिर डिस्पेंसरी के बाद इसको सब सेंटर, मेडिकल सब सेंटर कहने लगे हम। ये उसके बाद अब उसमें, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि सिर्फ हेल्थ मतलब क्यूरेटिव नहीं होनी चाहिए, प्रमोटिव भी होनी चाहिए। तो अब इसका कंसेप्ट बना दिया हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कि यहाँ पे लोग जो है अपनी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में एडवांस में पता करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको बीपी है, 10 साल बीपी है, आपका सर दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं कभी कभी, आप उसको लाइटली लेते हो, कभी भी आपके पास मौका नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करवाओ या उसका कोई रिकॉर्ड रखो। या कई बार ऐसे होता है कि लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, उनको ज़्यादा यूरिनेशन होती है या ज़्यादा प्यास लगती है, या उनका वज़न कम होता है, लेकिन वो कहते हैं शायद ऐसे ही कम हो रहा है, ख्याल नहीं रखते, लेकिन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट नहीं कराते, अपना लेवल टेस्ट नहीं कराते। तो इस तरह की जो बीमारियाँ, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते थे, अब वो बहुत ज़्यादा हो रही है समाज में, मतलब कंट्री में। तो इसीलिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो जो जिसको हम पहले डिस्पेंसरी कहते थे, वहाँ कुछ नहीं होता था। पहले वहाँ एक फार्मासिस्ट होता था, एक पट्टी करने वाला होता था, मैक्सिमम आपको एक पट्टी करते थे, या बुखार के लिए दवाई है छोटी मोटी, कोई आपको लूज़ मोशन है उसकी दवाई जो है मिल जाती थी। लेकिन अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पूरी लैब है, वहाँ पे पूरे टेस्ट होते हैं फ्री। और वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको, अब तो आप वहाँ पे जिसको हम ई संजीवनी कहते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वीसी के थ्रू अपनी बीमारी बता सकते हैं, ताकि डॉक्टर की जो आपको कंसल्टेशन जो मिल सके। क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो सबसे बड़ा वर्कर होता है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं, वो नर्स होती है। तो हम डॉक्टर का भी सर्विस उसको दे रहे हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, ये फ्यूचर में ये हमारे जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वो उसकी बेस बनेंगे, उसकी जो जिसको बेड रॉक कहते हैं वो बनेंगे। और इसलिए हमने इस बार 80 के करीब, उनमें हमने हर जगह देखा, जैसे अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ चुशूल चले जाओ आप, या आप किसी और बॉर्डर एरिया में चले जाइए, कोरजोक चले जाइए, कहीं दूर दूर इलाकों में थांग चले जाइए, तुर्तुक इलाके में चले जाइए, तो आपको लगेगा कि ये सभी जो स्टाफ होता है जनरली वहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जो स्टाफ नर्स होती है, ट्रेंड होती है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उसको। उसके बाद वहाँ पे एक फार्मासिस्ट होता है, हो सकता है वो मेल हो, जनरली फार्मासिस्ट मेल होते हैं, लेकिन CHOs दे आर फीमेल, दे आर वुमेन। फिर जो नीचे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होती हैं, उनको NM कहते हैं, वो भी दोनों वुमेन होती हैं। तो 4 स्टाफ होता है वहाँ पे, वो चारों में से 3 वुमेन होती हैं, एक हो सकता है मेल हो। तो ये सब जो लोग वहाँ हैं, और बहुत दूर उनको चल के, अगर उनको रोज़ ही गाड़ी पकड़ के जाना पड़े इतने दूर, तो कितना डिफ़िकल्टी है। यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो भी रेगुलर नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 100 मीटर के अंदर अंदर अगर हमारे पास जगह है, तो हम इनको यहाँ पे 4 सेट स्टाफ क्वार्टर बना के देंगे, ताकि ये 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल हो। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर रात को दर्द हो जाता है, या लेडी को रात को प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे किसी की चीज़ है,